सुर्खियों में। नमस्कार। कार्यक्रम सुर्खियों में मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धारणा सचदेव। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम उन विषयों को शामिल करते हैं जो सुर्खियों में हों। इस बार का विषय है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, आपदाओं की रोकथाम, तैयारी और उनके प्रभाव को कम करना। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हर वर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के प्रति जागरूकता फैलाना और आपदा जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित इस दिन का विशेष लक्ष्य आपदाओं की रोकथाम, तैयारी और उनके प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक और स्थानीय स्तर पर प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। आज के इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर जॉर्ज वी जोसेफ। आप संयुक्त निदेशक हैं आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में। हमारे दूसरे मेहमान श्री अनिल गुलाटी जी, संचार विशेषज्ञ, यूनिसेफ मध्य प्रदेश। स्वागत है आप दोनों का आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न मैं जोसेफ सर आपसे करना चाहूंगी। आपसे जानना चाहेंगे कि इस दिवस की शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई और इस दिन को मनाने का खास उद्देश्य क्या है सर? बेसिकली ये जो अंतर्राष्ट्रीय डे है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का, वो 1989 में अंतर्राष्ट्रीय जनरल काउंसिल का कॉल में ये शुरुआत किया है और उसका मुख्य उद्देश्य है जो आपदाओं का प्रति और इसका मैनेजमेंट का प्रति जागरूक फैलाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्पावर करने का क्षेत्र में ये डे मनाया जाता है। आपसे मैं जानना चाहूँगी गुलाटी जी कि इस वर्ष का थीम क्या रखा गया? अक्टूबर 13 को ये इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र हर साल इसको, जैसे जोसेफ सर ने बताया कि 1989 से हर बार नया थीम होता है। इस बार का थीम है कि एम्पावरिंग नेक्स्ट जनरेशन, ताकि हमारा जो फ्यूचर है उसको हम कैसे रेजिलिएंट बनाएं। बेसिकली ये बात कर रहा है कि डिस्कवर और इन्फॉर्म की कि कैसे हम जाने कि आपदा प्रबंधन के बेनिफिट्स क्या हैं, आपदा क्या होती है और इसको आगे यंग जनरेशन को इन्फॉर्म कर पाएं, ताकि जो हमारा आने वाला समय है वो आपदा न्यूनीकरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ताकि हम आपदाओं से अपने आप को बचा सके और जान सके। आप ही से जानना चाहूंगी अनिल जी कि इस दिवस के माध्यम से किस प्रकार की जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है? डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से जोसेफ सर यहाँ पर हैं। एक मेजर काम होता है और यूनिसेफ साथ में मदद करता है DMI के साथ पार्टनरशिप में मिलके कि हम लोग जो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनको बता सके। ज़िलों में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं, जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन संस्था उनको ट्रेन करता है कि आपदा के बारे में जाने, आपदा में कैसे बचाव कर सकते हैं और कैसे कदम उठाएं ताकि आपदा को अगर आती है तो उसको रोक सके। आपदा प्रबंधन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपदा की प्रिपेयर्डनेस, कि हम प्रिपेयर्ड कैसे हैं। अगर जितना हम ज़्यादा प्रिपेयर्ड होंगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा और उतनी ताकत से हम आपदा के साथ लड़ पाएंगे। सच्चाई ये है, हम आपदा को रोक तो नहीं सकते, कभी भी कहीं भी कोई भी आपदा आ सकती है, हम अपने आप को प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। तो और जो इस बार का थीम है वो खासकर होता है यूथ के लिए। जॉर्ज सर सामने बैठे हैं, हमने यूनिवर्सिटीज़ के साथ, युवाओं के साथ बहुत बार भूमिका में काम किया ताकि जाने वो आपदा, और इनकी इसलिए भूमिका ज़्यादा है क्योंकि वो उनमें जो एनर्जी है उसको फोकस कर सके आपदा प्रबंधन के लिए, और उनको जानकारी होगी तो आज का अगर युवा जानकार होगा तो आपका आज का और आने वाला समय ज़्यादा मतलब आपदा से हम लड़ पाएंगे। जी, इसी बात को थोड़ा और विस्तार से डॉक्टर जॉर्ज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपदा न्यूनीकरण में समाज के विभिन्न समुदायों, विशेषकर युवाओं का क्या योगदान होना चाहिए? इसमें 2-3 इश्यूज है। एक तो हमको जो चिल्ड्रन है, यूथ है, वो काफ़ी संवेदनशील है जी। पूरा दुनिया में देखा जाएगा तो 1 बिलियन से ज़्यादा चिल्ड्रन ये आपदाओं से प्रभावित है और उनका एजुकेशन प्रभावित होता है, उनका बीच में डेथ होता है, उनका इंजरी होता है, बहुत कैजुअलिटी उनका बीच में होता है बिकॉज वो काफ़ी संवेदनशील है।
वो हमको उनका जो डेथ और कैजुअलिटी हमको रिड्यूस करना है। साथ साथ दूसरा एक इशू है उनका एजुकेशन और उनका जो सेफ्टी, ये सारा चीज़ प्रभावित होता है आपदा। सो हमारा जो डिसास्टर प्रिपेयरनेस में उनका जो एजुकेशन को प्रोटेक्ट करना, और मान लो उसमें जल्दी से जल्दी हमको फिर से वो एजुकेशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करने का इशू है। और साथ साथ तीसरा इशू है उनको एज ए चेंज एजेंट हमको इन्वॉल्व करना है, बिकॉज उनका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हमको एजुकेशन कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है चिल्ड्रन का माध्यम से, उनका पेरेंट्स और पूरा कम्युनिटी में आपदाओं का जो सेक्टर में जागरूक करना है और पूरा कम्युनिटी को एम्पावर करना उनका माध्यम से। सो इसमें 3 मुद्दा है, उनको प्रोटेक्ट करना है और उनका जो एजुकेशन कंटिन्यूटी करना है, साथ साथ उनका माध्यम से उनको एज ए चेंज एजेंट का रूप में हमको डेवलप करना है। जी, अभी सुरक्षा की आपने बात की, बच्चे यानी हमारा भविष्य। स्कूल सुरक्षा नीति यानी स्कूली स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए बच्चों को, शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर क्या विशेष किया जा रहा है? अगेन इसमें भी जैसा उनका जो सिलेबस में हमने आपदा प्रबंधन का सब्जेक्ट इंक्लूड किया है। जी। सो उसके माध्यम से उनका लेवल में उनके लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम, और वो काफ़ी अवेयर हो जाता है इसके बाद। और फिर इसके अलावा अलग अलग कार्यक्रम्स, अलग अलग वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उनका जो टीचर्स के लिए, उनका जो भी केयर गिवर्स है, एजुकेटर्स है, और भी जो NGOs है और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, इन सबको हम इस प्रकार का ट्रेनिंग और वर्कशॉप का माध्यम से उनका जो रिस्क रिडक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है उसमें ये बताया हुआ है हर एक स्कूल का एक सेफ्टी प्लान होना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी एक स्कूल सेफ्टी फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। ये 2022-2030 का है। उसमें मेन उद्देश्य है जो स्कूल का जो लेवल में एजुकेटर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स और जितना भी केयर गिवर्स है उनका लेवल में आपदा का रिस्क कम करना है, उसका बीच में जो इफ़ेक्ट है डिसास्टर का उसका वो कम करना है। और जैसा मैंने बताया एज ए चेंज एजेंट उनको इन्वॉल्व करना है, और साथ साथ हमको उसमें ये भी देखना है जो उनका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एजुकेशनल सिस्टम का कंटिन्यूटी, जब भी इस प्रकार का डिसास्टर आता है तो हमको तुरंत एजुकेशनल सिस्टम को रिज्यूम करना है ताकि उनका सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एजुकेशनल फ्यूचर हम इंश्योर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपदा नियंत्रण भी एक तरह का लाइफ स्किल है जो स्कूलों में सिखाया जाना अनिवार्य है। अभी आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की, वहीं हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपदा नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अभी आप सबको मालूम होगा ये एक सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 का एक फ्रेमवर्क है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल में सारा कंट्रीज इसमें साइन किया है। तो उसका जो मेन उद्देश्य हमको मोर्टालिटी कम करना है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस कम करना है, और हमको इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाना है, और अलग अलग सेक्टर्स को इन्वॉल्व करके हमको होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच यूज़ करके पूरा देश में, प्रदेश में हमको आपदाओं का रिस्क कम करना है। ये हमारा उद्देश्य है उसमें। यही बात अनिल जी आपसे भी जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे आपका यूनिसेफ बहुत बड़ा संगठन है, ये सभी संगठन किन नीतियों पर और किस तरह काम कर रहे हैं? अगर सबसे पहले आप देखें यूनिसेफ का तो फॉर्मेशन ही जब उसका पहली बार था यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रन फंड था, जो बाद में बदल के यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड हो गया। तो यूनिसेफ का जो बर्थ ही है इमरजेंसी के ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। यूनिसेफ जैसे डॉक्टर जॉर्ज ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका, हम लोग मानते हैं कि बच्चे सबसे ज़्यादा वनरेबल है और बच्चों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, और यूनिसेफ हमेशा कोशिश करता है सरकारों के साथ मिलकर ग्लोबली कि बच्चों पे फोकस कैसे लाया जाए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि चिल्ड्रन गेट अफेक्टेड। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज children don't disaster is prone by people like us or whatever development is happening, but the brunt of it goes to children who don't actually create an emergency, they bear the brunt.
तो और सेकेंडली एक और आज की डेट में जो बहुत वाइब्रेंट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज का। हम तो ये भी कहते हैं कि हर आदमी अब हर बच्चा इफेक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज से कहीं ना कहीं। तो वो भी एक आपदा प्रबंधन का ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज पहले ऐसे फ्लैश फ्लड्स नहीं आते थे पहले, अभी जैसे टाइफून आ रहा है, साइक्लोन्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं आता था। अब कभी भी बरसात आता है, कभी भी मतलब सीजन चेंज हो जाता है, जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है बच्चों के ऊपर, उनकी ज़िंदगी के ऊपर। इट इम्पैक्ट्स ऑन देयर राइट्स, इट इम्पैक्ट्स ऑन देयर न्यूट्रिशन, हेल्थ। तो यूनिसेफ जहाँ जहाँ मदद कर सकता है एडवोकेसी के अंदर, प्लानिंग के अंदर, पॉलिसीज़ के अंदर, हम लोग हमेशा पैरवी करते हैं बच्चे पहले। बच्चों पे फोकस कीजिए कि बच्चों पे अगर आप लोग आपदा प्रबंधन में अगर बच्चों जो चाइल्ड सेंटर्ड डिजास्टर प्लानिंग होती है उसमें करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप बड़ों पे भी फोकस करेंगे। एक इनिशिएटिव है जो मध्य प्रदेश में जो जरूर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, हम लोग यहाँ पर स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के साथ काम कर रहे हैं भोपाल में, जहाँ स्टूडेंट्स क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लान्स बना रहे हैं कुछ ज़िलों के, जैसे उन्होंने अलीराजपुर के लिए बनाए, छतरपुर के लिए बनाए, और अब वो लोग काम कर रहे हैं उज्जैन के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लान्स बनाने के लिए। बेसिकली ये आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं, तो ये आर्किटेक्चर को समझते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इनके साथ आज से एंगेज करें, कि आज से डॉक्टर जॉर्ज भी जाके उनसे पढ़ा चुके हैं, उनको बता चुके हैं कि आज से एंगेज करें, उनको समझाएं कि आपदा क्या है, तो ताकि आने वाले समय में जो बिल्डिंग्स बनेंगी, जो आर्किटेक्चर बनेगा, वो थोड़ा ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देख के और डिजास्टर प्रोन कम होगा। क्योंकि क्या है, जैसे डॉक्टर जॉर्ज कह रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं स्टार्ट से लेना पड़ेगा। आपको जहाँ जहाँ ट्रेनिंग हो रही है उसमें डालना पड़ेगा, जहाँ एजुकेशन सिस्टम है उसमें डालना पड़ेगा, तभी इम्पॉर्टेंट हो पाएगा। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर जॉर्ज, आपसे जानना चाहेंगे, अभी बात हुई जैसे जलवायु परिवर्तन की, कि इस वक्त जलवायु परिवर्तन है, मौसम में भी बहुत बदलाव है, प्राकृतिक आपदाएं भी पहले के मुकाबले अभी बहुत ज़्यादा देखने सुनने में आ रही हैं, तो इसको देखते हुए भी इस दिन की महत्ता बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो आप क्या कहेंगे इस चीज़ के लिए? बिल्कुल अनिल जी ने और आपने भी बिल्कुल सही कहा। आजकल जो जलवायु परिवर्तन का वजह से जो डिसास्टर सिनारियो में जो बदलाव आया है, वो उसका इंटेंसिटी बढ़ रहा है और इसका नंबर ऑफ ऑकरेंस बढ़ रहा है। सो इस वजह से मैक्सिमम कैजुअलिटीज़ एंड जो इकोनॉमिक नुकसान ये सब हो रहे हैं। तो इसलिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए, और हमेशा आपने देखा होगा हर साल कुछ ना कुछ नया डिसास्टर्स हम लोग को मुकाबला करने का ऐसा हमको पड़ रहा है। इसका मतलब है हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमारा सिस्टम को हमेशा तैयार रहना चाहिए। डिसास्टर ऐसा भी, उसका नेचर ऐसा है, कभी भी आ सकता है, बिल्कुल, और कहीं भी आ सकता है। तो इसलिए हमको आपदा प्रबंधन का क्षेत्र में काफ़ी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, और आपदा प्रबंधन कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, हमारा विकास का पार्ट है। तो कहने के तात्पर्य है, जब भी हम जहाँ भी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ये सब करेंगे, हमको आपदाओं का दृष्टिकोण से हमको बनाना है, उसका उस हिसाब से उसका प्रॉपर असेसमेंट करके, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ है, ये सब हमको उस हिसाब से उसका कंडीशन का अनुसार हमको डिज़ाइन करना है, ताकि ये सब आपदाओं से प्रभावित नहीं होगा। तो ये इशू है। तो अनिल जी, सतत विकास की जैसे बात हुई कि सतत विकास के लक्ष्य को देखें और आपदा प्रबंधन या आपदा न्यूनीकरण की बात करें, तो आप इनका तालमेल कैसे देखते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तभी अचीव कर सकेंगे जब तक अगर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे गोल्स हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं आपदा से। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं ना, how would you achieve goals if you are not prepared for managing disaster? Because अगर आप कुछ भी गोल करेंगे और कहीं आपदा आ जाएगी तो वो डिरेल हो जाता है ना। और दूसरी बात है, जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क की बात की, हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड डिजास्टर रिस्क प्लानिंग की बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम गोल्स को मॉनिटर करें और देखें। मध्य प्रदेश सरकार ने इंडिकेटर्स भी बनाए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडिकेटर्स हैं, डॉक्टर जॉर्ज और SDMA काफ़ी सपोर्ट करता है, उसमें कंट्रीब्यूट भी करता है। वो इम्पॉर्टेंट एक पोर्टफोलियो, और जो सरकार जैसे सकारात्मक कदम उठा रही है, जैसे हमारे यहाँ कंट्रोल रूम बना हुआ है जो आपदा को मॉनिटर करता है मध्य प्रदेश के अंदर, तो वो एक इसी तरह हर ज़िले का एक डिज़ास्टर प्लान बना हुआ है, जिसको डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर प्लान करते हैं, जो SDMA ने बनवाया है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। यूनिसेफ अभी एक और चीज़ को पुश कर रहा है, और वो है भी एक्चुअली, लेकिन उसको और स्ट्रेंथन की हम लोग
हेल्थ डिजास्टर प्लानिंग भी करनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि अगर आप कोई भी आपदा देखें, कोविड देखें या अभी जलवायु परिवर्तन देखें या अभी एक्सीडेंट हुआ था हरदा के अंदर या कुछ भी बड़ा इवेंट हो जाता है, वो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हेल्थ सेक्टर पे सबसे पहले पड़ता है। चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो अभी इंदौर में कोई हुआ था, हरदा में हुआ, कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट बॉडी पे पड़ता है। तो हेल्थ सेक्टर, तो अगर हेल्थ प्रिपेयर्डनेस प्लान हो और मोर देन प्लान हेल्थ की प्रिपेयर्डनेस की ड्रिल्स हो रखी हो कि प्लान के बाद ड्रिल बहुत इंपॉर्टेंट है कि करना क्या है, तो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा। उससे क्या है, हम आपदा से लड़ने के लिए और आपदा को रिस्पॉन्ड करने के लिए ज़्यादा प्रिपेयर्ड होंगे। जहाँ जहाँ आपदा, और डॉक्टर जॉर्ज इसको वैलिडेट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपदा प्रिपेयर्डनेस अच्छा है वहाँ रिस्पॉन्स अच्छा है, वहाँ ह्यूमन लाइफ पे इम्पैक्ट कम होता है, वहाँ रिकवरी रेट ज़्यादा अच्छा होता है। जी जी। जॉर्ज सर, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, जैसे अनिल जी ने बताया कि सरकारी तंत्र जो है अलग अलग स्तर पर कुछ कुछ काम कर रहा है, तो आप हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए बताएंगे कि सरकारी तंत्र किन नीतियों पर और किस तरह काम कर रहा है। इसमें 2-3 इश्यूज़ के बारे में मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। बेसिकली एक तो 2005 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक आपदा प्रबंधन का अधिनियम बनाया हुआ है। सो ये अधिनियम में अलग अलग प्राधिकरण, उसका अंतर्गत अलग अलग प्राधिकरण बनाया है। एक राष्ट्रीय लेवल में एक प्राधिकरण है जो प्राइम मिनिस्टर साहब का नेतृत्व में है जी। फिर हर एक राज्य के लेवल में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व में है, और जिला लेवल में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और स्थानीय लेवल में स्थानीय प्राधिकरण, ये एक्ट का अंतर्गत बनाया हुआ है। और एक्ट में जितना भी क्लॉसेस है वो सारा नोटिफाइड है, और अलग अलग एजेंसीज को आपदा प्रबंधन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपदा का जो पूर्व तैयारी है, निवारण है और न्यूनीकरण है, साथ साथ रिस्पॉन्स और रिहाब का जो कार्यक्रम के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है। इसके साथ साथ 2009 में भारत शासन ने एक आपदा प्रबंधन का नीति बनाया। वो नीति में ये बताया हुआ है हमको एक पूरा देश में ऐसा एक संस्कृति डेवलप करना, पूर्व तैयारी का एक संस्कृति हमको न्यूनीकरण का डेवलप करना है, साथ साथ क्विक रिस्पॉन्स का संस्कृति डेवलप करना, इसके बारे में बताया हुआ है। और उसमें ये बताया है आपदा प्रबंधन सबका काम है, होलो सोसाइटी अप्रोच है। सोसाइटी में जितना भी लोग है, इंस्टीट्यूशंस है, इन सबको इन्वॉल्व करके हमको आपदा प्रबंधन का कार्यक्रम करना है। और इसमें जब तक हम लोग पार्टनरशिप और सबका साथ मिलके नहीं करेंगे ये अचीवेबल नहीं है। इसलिए हमको जितना भी ऑर्गेनाइजेशन से, जो यूथ ग्रुप से, एनएसएस है, स्काउट एंड गाइड से, एनसीसी है, जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उन सब का माध्यम से हमको आपदा प्रबंधन करना है और आपदाओं का न्यूनीकरण करना है। ये साल का जो थीम है, बेसिकली हमारा फोकस है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट फ्यूचर। सो एजुकेशन का इम्पोर्टेंट इसमें ज़्यादा है। हाउ हम लोग एजुकेशन का माध्यम से चिल्ड्रन का थ्रू, यूथ का थ्रू हम लोग आपदाओं का रिस्क कम कर सकता है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है। वो प्राइम मिनिस्टर का 10 पॉइंट एजेंडा है। इसका पहले एजेंडा है वो हर एक आपदा जो विकास का कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन को इंक्लूड करना। फिर दूसरा है इसमें जो इंश्योरेंस प्रमोट करना, वीमेन का पार्टिसिपेशन इंश्योर करना, लोकल लर्निंग में हमको ध्यान देना है। और जो नया टेक्नोलॉजीज जो आया हुआ है सोशल मीडिया का थ्रू और इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब का माध्यम से हमको आपदाओं का रिस्क कम करने के लिए पूरा प्रयास करना है। और इवन जैसा जो विकसित भारत का बारे में हमने बात किया है, वो भी अभी अचीवेबल होगा जब हम लोग आपदा प्रबंधन में पूरा फोकस करेगा। बिकॉज हम लोग का जो डेवलपमेंट डिजास्टर रेसिलिएंट होना चाहिए, तब हम लोग वी विल बी एबल टू अचीव एक डेवलप्ड नेशन। बिल्कुल। तकनीक की जहाँ बात की अनिल जी अभी डॉक्टर जॉर्ज ने, ये समय, ये दौर तकनीक का ही है, तो आधुनिक तकनीक का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है? टेक्नोलॉजी प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। जैसे मैंने कहा कि क्लाइमेट रेजिलिएंट प्लान्स, ड्रोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। आप इनफैक्ट बहुत सारे ड्रोन्स ऐसे आ गए जो आपको ये भी बता सकते हैं कि इस जगह पे होल है, इस जगह पे दिक्कत है, वो भी टेक्नोलॉजी आज आपके पास है। और सरकार ड्रोन्स का यूज़ इंकरेज भी कर रही है। मैं तो इनफैक्ट स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के पास भी ड्रोन्स हैं जो लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी शायद वो लोग
ट्राई कर रहे हैं लाइसेंस के लिए। इसी तरह आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात है, AI इज द एंड AI कैन एक्चुअली हेल्प यू टू number one is understand the information, also disseminate and also to see what will happen in the future. You can try and see. तीसरा रोल ये है जो dissemination of key messages का है कि अगर जब आपदा आती है तो आप क्या कर सकते हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया हो या बाकी जो तंत्र हो, चाहे वो रेडियो हो चाहे आकाशवाणी हो, इनफैक्ट आकाशवाणी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आपदा प्रबंधन। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट कि जब भी आपदा आती है या कोई दिक्कत आती है, सबसे पहले जो रिस्पॉन्डर्स होते हैं वो आकाशवाणी और दूरदर्शन ही करते हैं, जिसको वो, और खासकर आप लोग इम्पोर्टेंट इसलिए कि आप लोग की मैसेज डिसेमिनेट करते हैं और एक क्रेडिबिलिटी है कि एक सही मैसेज मिल रहा है, ऑथेंटिक मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है जितना मर्जी आए। और प्लस आज की डेट में बहुत सारे ऐसे मीडियम्स आ गए जिससे जानकारी का कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है, चैलेंज ये है कि सही जानकारी, आज की डेट में भी होता है कि जब आपदा आती है, और आपदा में खासकर इम्पॉर्टेंट है कि जानकारी लोग फॉरवर्ड करते हैं बिना सोचे समझे, बड़ा चढ़ा के। कोविड में हम लोगों ने देखा कि हर चीज आगे बढ़ रही थी कि इससे हो जाएगा कोविड ठीक, उससे हो जाएगा। तो मोर इम्पॉर्टेंट इस दिन के अंदर ये भी है कि बिफोर यू फॉरवर्ड एनी मैसेज, जस्ट सी वेदर द मैसेज इज जेन्युइन और नॉट, और वेदर इट इज इम्पॉर्टेंट टू फॉरवर्ड, और जस्ट control your nerves and don't forward that message. That is also because technology एक तरफ तो आपको पॉजिटिव है, टेक्नोलॉजी ऑल्सो हैज इट्स चैलेंजेस, हाउ डू यू वर्क ऑन इट। सेम इज ऑल दीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकॉज देयर आर इश्यूज ऑफ प्राइवेसी विच नीड टू बी मेंटेन, बट येस टेक्नोलॉजी कैन प्ले अ बेटर रोल टू अंडरस्टैंड। एक और है, आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन ब्रिंग मॉडल्स वेयर यू कैन एक्चुअली डू प्रैक्टिकल वर्क टू सी इफ आपदा आती है तो क्या करें। इट इज ऑल्सो पॉसिबल। डॉक्टर जॉर्ज, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की, राष्ट्रीय की, राज्य की, स्थानीय सब बात की, और संगठनों की भी बात हुई, युवाओं की, तो व्यक्तिगत तौर पर हमारे श्रोता क्या कुछ कर सकते हैं इस आपदा न्यूनीकरण के लिए? या एक्चुअली ये जो आपदा प्रबंधन का शुरुआत हमारा व्यक्तिगत लेवल से हमको करना है। तो बेसिकली फर्स्ट थिंग इज हमको हमारा एरिया में जो भी हजार्ड्स है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। सो आपदा प्रबंधन का जो शुरुआत है, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हजार्ड्स, जो भी जो हजार्ड्स हमारा एरिया में है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए अलग अलग तरीका है, जैसा टाइम लाइन एनालिसिस के माध्यम से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं पिछले 50 साल में किस प्रकार का घटना हमारा क्षेत्र में हुआ, उससे कैसा मैनेज किया, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया, वो एक इश्यू है। दूसरा है हम लोग जो सीजनलिटी डायग्राम, जो अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रकार का हजार्ड्स हमारे क्षेत्र में होने का संभावना है। सो हम सबको नॉलेज होना चाहिए ये महीने में कौन सा हजार्ड से हमको मुकाबला करना पड़ता है, तो उसी हिसाब से हमको हमारा तैयारी रखना चाहिए। सिमिलरली हम लोग को ये भी मालूम होना चाहिए हमारे एरिया में कौन कौन सा ऐसा लोग और प्रॉपर्टी है सबसे संवेदनशील है, तो उनके लिए हम प्रावधान रख सकता है। और साथ साथ हमारा एरिया में किस प्रकार का क्षमता है, रिसोर्सेस हमारे पास क्या क्या है, हमारा कंट्रोल रूम, उसका नंबर्स, और भी जो रिसोर्सेस है जैसा एम्बुलेंस सिस्टम में है, पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, ये सारा इश्यूज़ के बारे में हमको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और फिर हमारा व्यक्तिगत लेवल में हमको ये भी मालूम होना चाहिए अलग अलग डिजास्टर आ गए तो हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे कॉन्टैक्ट करना है, ये सारा नॉलेज हमको रखना है। और फिर हमको आगे जाके हमको दूसरे को मदद करना है, कम्युनिटी को हेल्प करना है, और शासन और प्रशासन के साथ मिलके हमको काम करना है। आप क्या कहेंगे अनिल जी, व्यक्तिगत तौर पर और हम क्या कर सकते हैं? मेरे को लगता है कि एक तो युवाओं को एंगेज करना चाहिए, उनको जानकारी देना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में जैसे डॉक्टर जॉर्ज ने कहा, ये इसका कंपल्शन होना चाहिए कि एटलीस्ट पढ़ाया जाए, इंपॉर्टेंट है, लोगों तक जानकारी पहुंचे। तीसरा ये है कि जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं आज हमें, उनको इम्पॉर्टेंट है कि वो लोग जाने कि किस तरह की आपदा आती है, अगर आपदा आती है तो क्या करना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर क्या होना चाहिए। जैसे पश्चिम बंगाल में मैंने भी काम किया हुआ है, वहाँ पर जो जगह जहाँ पर हमेशा रेगुलर आपदा आती थी, वो लोग हमेशा अपना सामान तैयार रखते थे और डॉक्यूमेंट्स तैयार रखते थे कि अगर आपदा आई, बाढ़ आई तो क्या करेंगे, व्यक्ति विशेष स्तर पर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स बी प्रिपेयर टू फेस एनी डिजास्टर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी थीम की भी बात हो रही थी, भविष्य को लेके बात है सब, तो भविष्य की आपदाओं को देखते हुए उनको नियंत्रित करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या खास सुझाव देना चाहेंगे डॉक्टर जॉर्ज?
आई थिंक एक है हमारा जो विकास का जो कार्यक्रम में हमको आपदा प्रबंधन को इनकॉर्पोरेट करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू है हमारा। सो हर सेक्टर में डेवलपमेंट का कार्यक्रम, प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स एंड ये सब हो रहे हैं, बट ये सब हमको डिसास्टर रेसिलिएंट बनाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जी। तो अभी आपने देखा होगा बहुत सारा ब्रिज जैसे, ओवर ब्रिज जैसे, डैम से, ये सब बनाने के बाद इसका कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम होता है और काफ़ी एरिया में कोलाप्स हो जाता है। ये सब हमको प्रिवेंट करना है। तो आपदा प्रबंधन और डेवलपमेंट का साथ जो इंटीग्रेशन है वो प्रॉपरली होना चाहिए। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे आनंद जी? Disseminate information, educate young people, educate children. See Japan, everybody knows what to do if earthquake strikes. हम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर फ्लड आए, अर्थक्वेक आए और ऐसी कोई आपदा जैसे कोविड आई थी, वी शुड बी मोर अवेयर अबाउट इट, रीड अबाउट इट, लर्न अबाउट इट एंड बी प्रिपेयर्ड। बहुत ही उम्दा, बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दोनों विशेषज्ञों ने हमें दी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। अगली बार फिर से मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। सुर्खियों में